गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे हमें पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत आज हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश का कलचुरी वंश। मध्य प्रदेश का कलचुरी वंश। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश का परमार वंश, मालवा के परमार, ये पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ेंगे कलचुरी वंश। मध्य प्रदेश या भारत के प्राचीन इतिहास के संबंध में दो तीन बातें मैं आप लोगों से पहले पूछूंगा। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य क्या विशेषता थी? पढ़ चुके हैं पर मुख्य विशेषता बताना। ये सिंधु नदी के तट, ये विशेषता तो नहीं है इसमें मतलब नगर व्यवस्था, नगर नियोजन। हाँ, दूसरी बोलो, आप बोलो। व्यापार। हाँ, सर यहाँ पर नारियाँ वगैरह समकोण में यहाँ गले एक दूसरे को काट, वो तो पूरा है ना नगर नियोजन। मातृ सत्तात्मक समाज। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जहां से शुरुआत करेंगे, ये आद्य ऐतिहासिक काल। क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। ये हमने पढ़ा, आद्य ऐतिहासिक काल। लिपि का ज्ञान था लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा हम उसे पढ़ नहीं पाए। एक आद्य ऐतिहासिक काल और एक और है कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी ये? कांस्य युगीन सभ्यता। मतलब पहले ताम्र, ताम्र के बाद क्या है? कांस्य। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हमने पढ़ा। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत तो एक है महास्थान अभिलेख। कोई बता सकता है कि कहां पर मिला था, किससे संबंधित है? महास्थान अभिलेख पश्चिम भारत में मिला है। ये कहां पर था? महास्थान अभिलेख पश्चिम भारत हो गया। किससे संबंधित है? हाँ, अमृते जी बताइए यदि कहीं पढ़ा हो तो। हाँ, महास्थान अभिलेख का संबंध किससे है? किस सम्राट से है? महास्थान अभिलेख अशोक से। हमने अशोक के अभिलेखों में तो नहीं पढ़ा है। ये चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य। जूनागढ़ पता है? रुद्रदामन, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, हरिसेन ने लिखा था, है ना। इलाहाबाद प्रशस्ति जिसे कहते हैं तो समुद्रगुप्त। उदयगिरी अभिलेख किसका है ये आप बता दीजिए। उदयगिरी अभिलेख अंदाजे से नहीं बोलना। आपने क्या सोचा मफलर गले में डाल दिया तो मिथुन चक्रवर्ती बन जाओगे? बिल्कुल नहीं, ज्ञान रहेगा तो बन जाओगे। हाँ, आप बोलो। ये तो सरल क्वेश्चन है। उदयगिरी अभिलेख कुमार गुप्त से संबंधित है। और बता, और इसको क्लियर करें जरा, इनसे ज्यादा क्लियर करें। चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय का एक मंत्री था, युद्ध एवं शांति का मंत्री। क्या नाम था उसका? वीरसेन साव। इसने बनाया था वीरसेन साव का है, वीरसेन साव। चंद्रगुप्त द्वितीय। देखो छोटे छोटे कंफ्यूजन हमारे मन में है, और जब तक हम उसे रिवीजन नहीं करेंगे, एक या दो बुक से उसे चेक नहीं करेंगे, तब तक हमें एकदम क्लियरिटी नहीं आ सकती। और यही क्वेश्चन होता है जो हमारे सिलेक्शन को प्रभावित करता है। जिसके बारे में पढ़ा हुआ है, सब कुछ है, उसके बावजूद जरा से कारण हमारा गलत हो जाता है। भीतरी अभिलेख, यहाँ पे भी कोई गड़बड़ हो जाता है। भीतरी अभिलेख, ये सही बोला आपने। स्कंदगुप्त। भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त। एरन अभिलेख, ये भी सबको पता है पर आपको नहीं पता लगता है। पता है आपको? ये मध्य प्रदेश का है। कल आपने 53 नंबर लाए, कितने बताए आपने? 53। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए था। गुड, बहुत ही शानदार। भानुगुप्त।
एरन अभिलेख किससे संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है, और इससे सती प्रथा की जानकारी मिलती है, सती प्रथा के साक्ष्य। अब एक महत्वपूर्ण अभिलेख, और ये एक अभिलेख के लिए मुझे ये पूरी कहानी फिर से दोहराना पड़ा क्योंकि शायद ये हमने पढ़ा नहीं। मधुबन अभिलेख नहीं पढ़ा? मधुबन अभिलेख नहीं पढ़ा ना? ऑनलाइन वाले कोई बताएंगे? मधुबन अभिलेख, मधुबन अभिलेख का संबंध जो है वो हर्षवर्धन से, याद रखें किससे संबंधित है ये? हर्षवर्धन, कन्नौज, हर्षवर्धन। अब यही छोटा सा क्वेश्चन बन जाए, आपने पढ़ा है, याद भी किया है, लेकिन हो सकता है इस तरीके से नहीं समझा हो, लेकिन इसका उत्तर फिर भी कोई भी दे देगा, मुझे पता है। उन दो अभिलेखों के नाम बताइए जो भारत से बाहर हो और भारत की जानकारी मिलती हो। दो अभिलेखों के नाम बताना जो भारत के बाहर है, या विदेशी अभिलेख जिसे बोल सकते हैं। हाँ, गांधार। कौन सा गांधार? वो तो प्रदेश है। अभिलेख बताओ ना, वहां कौन सा मिला? ऑनलाइन वाले भी, नेपाल में कौन सा? रुमिनदेही अभिलेख, बहुत बढ़िया। और बताएं? गुड, बहुत ही शानदार। रुमिनदेही अभिलेख। और बोगजगोई अभिलेख, बोगजगोई अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख, मध्य एशिया, ईसा पूर्व 1400 ईसा पूर्व का। सर, और एक जो द्विभाषी अभिलेख है वो कंधार से। हाँ, शरीकुना, ये ठीक है। एक है नक्श रुस्तम, इसे हमने नहीं पढ़ा था तो इसे नोट कर लेना। नक्श ए रुस्तम, बलूचिस्तान, नक्श ए रुस्तम। क्लियर हो गया? नक्श ए रुस्तम। नक्श ए रुस्तम। कोई बता सकता है क्या? कलचुरी वंश, कोई भी जानकारी, थोड़ी बहुत भी यदि कुछ पढ़ा हो। कलचुरी वंश कौन थे? कहाँ के शासक थे ये? किस नाम से जाना जाता है? हाँ जी बोलिए। हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ, त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। और कोई कुछ जानता है इसके बारे में? सर, इसके संस्थापक को कलचुरी वंश। देखो, हम थोड़ा सा इतिहास को टटोलते हैं। प्राचीन मध्य प्रदेश का राजवंश माहिष्मती, कौन सा? माहिष्मती। माहिष्मती मतलब महेश्वर। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। और प्राचीन समय में ईसा पूर्व दूसरी तीसरी शताब्दी से भी पहले की बात है, यहाँ पर कोई एक बड़ा प्रसिद्ध शासक था, उसका नाम था सहस्त्रबाहु। क्या नाम था? सहस्त्रबाहु अर्जुन। और यह प्राचीन है वंशीय शासक। कौन से वंश के? है वंशीय शासक। और नाम क्या बताया मैंने? एक का सहस्त्र बाहु अर्जुन। सहस्त्र बाहु अर्जुन। कहानी क्या है इनके विषय में? एक बार इन्होंने सोचा कि नर्मदा नदी को बाधित कर दूं, मैं रोक दूं, और सहस्त्र बाहु है तो उन्होंने अपना हाथ रख दिया। तो नर्मदा नदी उंगलियों के बीच में से बह रही है, तो वहां क्या बन गया? सहस्त्रधारा जलप्रपात। क्या बन गया वहां पर? सहस्त्रधारा जलप्रपात। कहां पर है सहस्त्रधारा जलप्रपात? माहेश्वर। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर।
फिर समय बीतता गया, इसके वंशज शासन करते रहे, उत्थान पतन चलते रहा। तो फिर महेश्वर की शाखा, महेश्वर की शाखा, इसी के वंशज माने गए ये। अब एक शासक का बड़ा नाम चल रहा था उस समय, जो जिसने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। क्या नाम है? हाँ? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। और उसका एक भतीजा था मंगलेश। क्या नाम था उसका? मंगलेश। वो उसका सेनापति भी था। तो उन्होंने इनको पराजित किया। किसको? महेश्वर के कलचुरी शासकों को, माहिष्मती के कलचुरी शासकों को। और यहां से ये और नीचे की ओर खिसक गए और ये कहां पहुंच गए? त्रिपुरी। पहले यहां शासन कर रहे थे और यहां इनको पराजित किया, तो ये धीरे धीरे बुंदेलखंड होते हुए कहां पहुंच गए? त्रिपुरी। तो इनकी जो मुख्य शाखाएं हैं दो है। एक माहिष्मती का कलचुरी वंश, चेदी वंश भी बोलते हैं इनको, चेदी वंश भी इन्हीं को बोला जाता है। तो माहिष्मती का कलचुरी वंश, और उसके बाद में कहा माइग्रेट हुए? त्रिपुरी। तो त्रिपुरी का कलचुरी वंश। तो माहिष्मती के जो कलचुरी वंश है, इनके विषय में ज्यादा जानकारी का स्रोत हमारे पास नहीं है। लेकिन जो बाद में जो त्रिपुरी के कलचुरी वंश है, उनका मध्य प्रदेश के इतिहास में, भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है, बड़ी शाखा ये रही है। तो हम माहिष्मती के कलचुरी की बात करते हैं। माहिष्मती के कलचुरी, तो कलचुरी वंश की दो शाखाएं हम पढ़ेंगे। एक माहिष्मती की कलचुरी, और दूसरा त्रिपुरी की कलचुरी। त्रिपुरी की कलचुरी। आस्था जी, आप क्या सोच रहे? त्रिपुरी का है, यही सोच रहे? त्रिपुरी जबलपुर वाला क्षेत्र। कौन सा? जबलपुर के पास। ठीक, जबलपुर के पास कलचुरी वंश। ये माहिष्मती के कलचुरी की बात करें हम। अब देखो, हम संवत की बात करते हैं। संवत, भारत में जो संवत चल रहे हैं वो, तो एक तो पढ़ते हैं विक्रम संवत। विक्रम संवत कब है? 58 BC, विक्रम संवत। इसके बाद हम पढ़ते हैं शक संवत। शक संवत कब है ये? 78 AD, 78 AD। इसके बाद है गुप्त संवत। गुप्त संवत 319 20। ठीक है, 319-20 AD। एक और संवत पढ़ना है हमें, कलचुरी संवत। कलचुरी संवत, कलचुरी संवत ये भी है, और ये है 248 AD के लगभग। 248 AD के लगभग, मतलब संवत चला है, मतलब महत्वपूर्ण कोई घटना घटी होगी इस समय। कलचुरी संवत, इसके जानकारी मिलती है, लेकिन किसने शुरू किया, क्या हुआ, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं। एक है हिजरी संवत। हिजरी संवत, कोई बता सकता है कब शुरू हुआ हिजरी संवत? हिजरा, हिजरा मतलब धर्म यात्रा। धर्म यात्रा किसने की थी? मोहम्मद पैगंबर ने। कहां से? मक्का से मदीना की जो यात्रा है, और ये की थी 322 ईस्वी में। तो 322 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत। 322 ईस्वी, 322 ईस्वी। हम बात करें कलचुरी संवत। कलचुरी संवत
248 एडी। और ये माना जाता है कि इसी के साथ में माहिष्मति के कलचुरी वंश की स्थापना हुई। कलचुरी शब्द किस भाषा का हो सकता है? पूनम, आप बताइए किस भाषा का हो सकता है? संस्कृत का हो सकता है, तो इसीलिए तो पूछा मैंने। कलचुरी शब्द संस्कृत का न होकर तुर्की के कुलचूर शब्द से बना है। कुलचूर शब्द से बना है। इनकी उत्पत्ति आभीर वंश से मानी गई है। आभीर वंश से मानी गई है। शुरुआत में कोंकण प्रदेश में थे। उत्पत्ति कैसे मानी गई इनकी? उत्पत्ति आभीर वंश से, इसे भी पढ़ना है हमें। आभीर वंश से। क्षेत्र कौन सा इनका? प्रारंभ में कोंकण और राजधानी त्रिकुटा। राजधानी क्या थी इनकी? त्रिकुटा। बाद में कहा? माहिष्मति और राजधानी महेश्वर। है वंशीय क्षत्रिय थे। है वंशीय क्षत्रिय। और इनकी कुलदेवी गज लक्ष्मी थी। कुलदेवी गज लक्ष्मी थी। यहां तक क्लियर हो गई बात? अब इनके 3 शासकों के नाम मिलते हैं। एक कृष्णराज, दूसरा शंकरगण और तीसरे शासक का मिलता है बुधराज। 3 शासकों के नाम, शंकरगढ़ और बुधराज। वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और मंगलेश के आक्रमणों से पराजित होकर बुंदेलखंड के कालिंजर में पहुंचे। वहां चंदेल शासकों से पराजित होने पर अंततः त्रिपुरी में कलचुरी वंश की स्थापना की। त्रिपुरी में
कलचुरी वंश की स्थापना की। ये जो आखिरी की लाइन है ये दोनों इसमें काम में आएगी, दोनों इसमें काम, त्रिपुरी के कलचुरी वंश और महिष्मति के कलचुरी वंश। मैंने पहले बोला 3 शासकों का उल्लेख मिलता है लेकिन विस्तृत जानकारी इनके कुछ भी नहीं। ठीक? और स्थापना कब? लगभग 248 ईस्वी के लगभग। ठीक? और पहले किसके सामंत थे? तो आभीर वंश के सामंत थे, उसके अधीन इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। अब हम बात करेंगे त्रिपुरी के कलचुरी वंश। लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा तो होगा लेकिन इस तरीके का हिस्ट्री, इतना बारीक हिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा। त्रिपुरी का कलचुरी वंश को 3 से 4 लाइन में खत्म हो जाता है, लेकिन हम इसे बहुत विस्तृत पढ़ेंगे। तो प्रारंभिक जानकारी पता है, तो ये कौन से वंश से संबंधित है? महिष्मति के है वंश, है वंश से संबंधित है। चंदेल राज्य के दक्षिण में, चंदेल राज्य के दक्षिण में चेदी के कलचुरियों का राज्य स्थित। राजधानी क्या थी? त्रिपुरी। त्रिपुरी को बाद में क्या बोला जाने लगा? तेवर। और वर्तमान में क्या बोलते हैं इसे? जबलपुर। इतिहास में किस वंश से संबंधित है ये? तो है वंशीय सहस्त्र बाहु कीर्ति वीर अर्जुन के वंशज। नहीं, ये पहले बता दिए थे मैंने। है वंशीय, है वंशीय सहस्त्र बाहु कीर्त वीर अर्जुन, ये बड़ा नाम के वंशज। चंद्रवंशी क्षत्रिय, चंद्रवंशी क्षत्रिय। अब अभिलेखीय साक्ष्य देखते हैं हम इनके जानकारी के स्रोत में 2 प्रकार के पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम अभिलेखीय साक्ष्य। अभिलेखीय साक्ष्य, युवराज का विलहारी अभिलेख, युवराज का विलहारी अभिलेख। ये बार बार आएगा, हम डिटेल में पढ़ेंगे। युवराज प्रथम से संबंधित है विलहारी अभिलेख। इसमें बोला गया है कि ये उज्जैनी भुजंग थे, ये वो ढेर सारी बातें हम पढ़ेंगे। लक्ष्मण द्वितीय का कार्यवलाई अभिलेख, लक्ष्मण द्वितीय का कार्यवलाई अभिलेख, लक्ष्मण द्वितीय का कार्यवलाई अभिलेख। कोक्कल द्वितीय का कोक्कल द्वितीय का कुक्कल। ये जो कलचुरी वंश की स्थापना किसने की? तो यदि हम त्रिपुरी के कलचुरी वंश की बात करें तब कुक्कल आएगा, है ना? तब कुक्कल आएगा, नहीं तो फिर उधर जो हमने पहला नाम पढ़ा वो आएगा। तो क्या लिखा आपने? कोक्कल द्वितीय का मुकुंदपुर अभिलेख, मुकुंदपुर अभिलेख, मुकुंदपुर अभिलेख। मुकुंदपुर अभिलेख। कर्ण का
रीवा लेक, रीवा लेक, कर्ण का रीवा लेक व वाराणसी, वाराणसी ताम्रपत्र, वाराणसी ताम्रपत्र, वाराणसी ताम्रपत्र। यश कर्ण का, यश कर्ण का खैरा तथा जबलपुर लेक, जबलपुर लेक। तो ये प्रमुख जानकारी के स्रोत हैं इनके। युवराज का विल्हारी अभिलेख, लक्ष्मण द्वितीय का कार्यविलाई अभिलेख, कोक्कल द्वितीय का मुकुंदपुर अभिलेख, कर्ण का रीवा लेक व वाराणसी ताम्रपत्र, और यश कर्ण का खैरा तथा जबलपुर अभिलेख। ये खैरा, विल्हारी और कोक्कल द्वितीय का मुकुंदपुर अभिलेख, ये तीन महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और मेंस का यदि क्वेश्चन बने तो फिर तो जितना लिखो उतनी अच्छी बात है, लेकिन प्री के लिए ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब साहित्यिक स्रोत देखिए, साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत भी हैं। नंबर 1 राजशेखर का, राजशेखर, राजशेखर, इसके 2 ग्रंथ हैं जिससे त्रिपुरी के कलचुरी वंश की जानकारी मिलती है। तो यह है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा व विद्वशाल भंजिका, काव्य मीमांसा व विद्वशाल भंजिका, विद्वशाल भंजिका। अपन ने पढ़ा राजशेखर किसके दरबार में था पहले? महेंद्र पाल के, लेकिन प्रतिहारों के पतन के बाद में ये किसके दरबार में रहा? अधिकतर समय इसका जो है ये कलचुरी वंश के शासनकाल में बीता है। फिर है हेमचंद्र का द्वादश काव्य, और लास्ट में लिखेंगे विल्हन का विक्रमांक देव चरित, विल्हन का विक्रमांक देव चरित, विक्रमांक देव चरित। अब हम बात करते हैं राजनीतिक इतिहास। लिख लिया ये, अभिलेखीय साक्ष्य भी है और साहित्यिक स्रोत भी इनके बारे में है। मध्य प्रदेश का इतिहास है, लेकिन ये पढ़ने में नहीं आया क्योंकि मध्य प्रदेश के सिलेबस में पहले कभी ये था नहीं, जबकि ये 9th-10th के सिलेबस में होना चाहिए था, तब तो हम अपने प्रदेश को जान पाते अच्छे से। आज हम ग्रेजुएशन करने के बाद पढ़ते हैं और ऐसा लगता है कि साला हम तो अपने मध्य प्रदेश को जानते ही नहीं। हमें दिल्ली के शासकों की जानकारी पता है, हिटलर के बारे में जानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ हमें नहीं पता। मध्य प्रदेश में क्या हुआ नहीं पता। अब राजनीतिक इतिहास में एक नाम मिलता है, सबसे पहला नाम किसका मिलेगा? किसी ने कल्हण बोला क्या? कल्हण तो राजा को भी था ही नहीं। अभिलेखों वाला बोला ना, कोक्कल। हाँ, तो हम लिख रहे थे वामराज, वामराज। फिर पहले नंबर पे लिखूंगा मैं कोक्कल। अब 2 नाम है यहाँ पे। तो अभिलेखीय साक्ष्य वामराज, वामराज के बारे में जानकारी मिलती है। कोक्कल के अभिलेख में ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी कोक्कल का कोई वंशज था और वो कौन था? वामराज। लेकिन वामराज त्रिपुरी में शासन नहीं कर रहा था, ये डाहल प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया। तो ऐसा वामराज डाहल प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया था, और ये कोक्कल उसका वंशज था, उसी के परिवार से संबंधित था। तो
यदि वामराज भी कहीं कहीं नाम मिल जाए तो फिर हम यहाँ इसको क्लिक करेंगे, नहीं तो फिर कोक्कल तो ही है हमारे लिए 2 नंबर देने वाला। तो अब हम बात करेंगे कोक्कल। कोक्कल या कोक्कल प्रथम 845 ईस्वी में, 845 ईस्वी में स्थापना की इसने अपने साम्राज्य की। 845 ईस्वी में राजधानी त्रिपुरी रखी, राजधानी त्रिपुरी रखी। चंदेल वंश की, चंदेल वंश की राजकुमारी, नाम सुन के आप लोग भी खुश हो जाओगे, नट्टा देवी। किसको नाम पसंद आया? नट्टा देवी से विवाह किया, नट्टा देवी से विवाह किया। ये परंपरा पहले से रही है। साम्राज्य को स्थापित करने के लिए क्या क्या करते थे लोग बाग। तो चंदेल वंश की राजकुमारी नट्टा देवी से विवाह किया, क्योंकि हमने पढ़ा कि पहले कहाँ थे? माहिष्मती में। माहिष्मती से माइग्रेट होते हुए कहाँ गए? कालिंजर। और कालिंजर में कौन शासन कर रहे थे? चंदेल। वहां से डरे, चंदेलों का शासन था ना कालिंजर में, तो फिर वहां से ये कहाँ गए? त्रिपुरी की ओर आ गए। फिर सोचा कि इस समय कौन कौन से बड़े शासक हैं जिससे हमें खतरा हो सकता है, तो चंदेल, चलो इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते, एक दुश्मन अपना कम कर लेते, मित्रतापूर्ण। अब क्या किया जाए? तो दूसरा उन्होंने और कदम उठाया। राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को अपना दामाद बनाया, कृष्ण द्वितीय को अपना दामाद बनाया। अब यहां से भी शत्रुता कम हो गई। अब क्या किया जाए? अब उस समय गुज्जर प्रतिहार वंश था और उसका शासक था मिहिर भोज, तो मिहिर भोज से युद्ध किया। भाई शत्रुओं की संख्या कम हो गई ना। अब इसमें कौटिल्य नहीं, चाणक्य का नियम लागू हुआ। चाणक्य का नियम है कि हमेशा हमें शत्रुओं की संख्या को कम करना चाहिए, दोस्तों की संख्या में वृद्धि करना चाहिए, और फिर एक एक करके एक एक शत्रु पर हमें आक्रमण करना चाहिए। अष्टांग सिद्धांत नहीं, कौन सा है? राजत्व सिद्धांत पढ़ेंगे हम उसका, तो उसमें ये सारी बात पढ़ेंगे। तो 3 बातें लिखी अपने। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को दामाद बनाया और गुज्जर प्रतिहार शासक भोज प्रथम या मिहिर भोज से युद्ध किया। अब दूसरे शासक की बात करते हैं हम, शंकरगण। शंकरगण सोच में पड़ गए आप लोग। ये तो माहिष्मती में था, यहां कैसे आ गया? यहां कैसे आ गया? तो इसे जो है ना, इसका एक नाम और मिलता है, धवल। क्या नाम मिलता है? धवल। 878 से 888 ईस्वी तक शासन। इसका नाम नहीं था ये, इसने अपना नाम अपने पूर्वजों के नाम पर रखा था। वो शंकरगण अलग है और ये अलग है। इसका नाम धवल मिलता है, धवल मिलता है, लेकिन अपने जैसे सिंधिया फैमिली में चल जाओ तो नाम रिपीट हो रहे हैं ना वहां पर, तो ऐसे इन्होंने भी ये नाम रखा है। मुग्ध तुंग की उपाधि इनकी, धवल व मुग्ध तुंग की उपाधि, धवल मुग्ध तुंग की उपाधि धारण की, मुग्ध तुंग की उपाधि धारण की। कोई लंबा शासनकाल नहीं है, कोई विशेष उपलब्धि भी नहीं है। अब महत्वपूर्ण शासक जिसके बारे में ज्यादा जानकारी, युवराज प्रथम। युवराज
प्रथम। कौन सा अभिलेख पढ़ा अपन ने? युवराज का बेलहारी अभिलेख पढ़ा आपने, युवराज का बेलहारी अभिलेख। तो इसके विषय में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। इसे बाल हर्ष के नाम से जाना जाता है, बाल हर्ष के नाम से जाना जाता है। बाल हर्ष के नाम से जाना जाता है। उपाधि केयूर वर्ष, उपाधि केयूर वर्ष, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनकी जो उपाधि है केयूर वर्ष। राजशेखर की विद्वशाल भंजिका में युवराज को उज्जैनी भुजंग कहा गया है। उज्जैनी भुजंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उज्जैनी भुजंग किसे कहा गया है? युवराज प्रथम। किस वंश का शासक? त्रिपुरी के कलचुरी वंश का। किसने कहा है? राजशेखर ने। किस ग्रंथ में? विद्वशाल भंजिका। युवराज प्रथम शैव मतानुयायी था। शैव मतानुयायी, शैव मतानुयायी, शैव संत इसके दरबार में रहते थे। नाम था डाहल मंडल, डाहल मंडल। शैव संत डाहल मंडल को 3 लाख गांव दान में दिए थे। 3 लाख गांव दान में दिए थे। कैसे दान में दे देंगे? 3 लाख गांव दान में दे दिए। कैसे दान में दे दिए? हाँ, धनेश्वरी मैडम कुछ नहीं है। उन 3 लाख गांव से जो भी राजस्व प्राप्त होगा वो आपको दे देंगे। गांव तो नहीं दे सकते हैं, तो उनसे जो राजस्व प्राप्त होगा वो उनको दिया जाता था। ठीक है, 3 लाख गांव का जो राजस्व जो भी होगा वो उनको दे दिया जाता था मंदिरों के लिए। कला व साहित्य का संरक्षक, कला व साहित्य का संरक्षक कला व साहित्य का संरक्षक। जबलपुर में एक मंदिर है, किसी को पता है कि कौन सा मंदिर? यस सर, हाँ, 64 योगिनी मंदिर। गुड, बहुत ही शानदार। 64 योगिनी मंदिर किताब में पढ़ा है, देखा भी जाके? देखा जी, पढ़ा है और सर कल भी आया। कल के पेपर में आया है? क्या बात है, किसने बनाया ये? युवराज प्रथम ने बनाया होगा। यहाँ पढ़ रहे थे, इसी ने बनाया होगा। बहुत बढ़िया। शतकर्णी लोगों ने, सातवाहन वंश का शासक था उस टाइम बना था वो। हाँ, सातवाहन वंश का उतना उल्लेख वहां पर नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा बोला जाता है इसके समय में बनाई। कलचुरी युग, जबलपुर में यदि कोई महत्वपूर्ण वंश जिन्होंने शासन किया तो वो है कलचुरी वंश। जबलपुर की पहचान जो है कलचुरी वंश से है। तो जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किया। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किया। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किया। फिर इसके बीच में और भी शासक आए, जैसे कोक्कल द्वितीय वगैरह, लेकिन महत्वपूर्ण शासक नहीं थे।
हाँ, एक और घटना इसमें लिखना है युवराज प्रथम के बारे में। हाँ बोलिए। कार्यकाल इनका 888 ईस्वी से 888 ईस्वी से है, लेकिन कितना है ये नहीं, 1019 ईस्वी के बीच में, 888 से 1019 ईस्वी के बीच में युवराज प्रथम और उसके उत्तराधिकारियों के शासन का उल्लेख है। उसमें 2-3 और नाम है, जैसे कुक्कल द्वितीय वगैरह भी नाम है, लेकिन स्पष्ट उल्लेख मेरे पास वो डेटा अभी नहीं है। ठीक। भागमित्र को अपना मुख्य परामर्श मंत्री बनाया था, भागमित्र को, ये एक बात है। जैसे ये इसके बाद में 888 ईस्वी से शासन किया, ठीक। अगला जो शासक पढ़ेंगे हम, जो महत्वपूर्ण शासक है वो है गांगेयदेव, बहुत फेमस गांगेयदेव, और इसका शासन शुरू होता है 1019 से। तो इसके बीच में जो है वो युवराज प्रथम और उसके उत्तराधिकारियों ने 2-3 लोगों ने शासन किया। तो गांगेयदेव 1019 से 1040 ईस्वी, और यहां से इनकी इस वंश के अब जो शक्तिशाली शासक, इससे बढ़कर ये, इससे बढ़कर और एक आएगा, और उसका नाम क्या होगा, लक्ष्मीकर्ण। ठीक। तो ये 2 शासक गांगेयदेव, जैसे एक कहावत मैं भी बार बार बोलते रहता हूं, गंगू तेली, है ना, गंगू तेली। तो इसके समय में 3 शासक महत्वपूर्ण, एक भोज, एक तैलप द्वितीय, और एक गांगेयदेव। तो ये तुलना की जाती है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगेय तैलप, और हम उसे थोड़ा तद्भव रूप दे देते हैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो वो नहीं है, ये है गांगेय तैलप। तो इसी गांगेयदेव की बात कर रहे हैं हम। भोज परमार तथा चंदेल शासक विद्याधर, प्रबल प्रतिद्वंदी, लेकिन दोनों से पराजित। यशकर्ण की खैरा अभिलेख के अनुसार यह शैव मतानुयायी था, वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जोड़ तोड़, भोज, 2 शासक अपन ने पढ़े, एक तो भोज, चंदेल शासक कौन, विद्याधर, चंदेल शासक विद्याधर, और भोज परमार, दोनों से इसका युद्ध हुआ, दोनों से पराजित हुआ। लेकिन फिर इसने क्या किया, जोड़ तोड़, एक तो भोज परमार और दूसरा चोल शासक राजेंद्र चोल, ये दोनों के साथ में एक संगठन बनाया, और तीसरी शक्ति के साथ इसने युद्ध किया,
और वो है कल्याणी के चालुक्य जयसिंह द्वितीय। लिखेंगे इसे। गांगेय देव ने भोज परमार व चोल शासक राजेंद्र प्रथम के साथ संघ बनाकर कल्याणी के चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय को पराजित किया। क्लियर ये बात। अब इसके साथ में संगठन बनाया भोज के साथ में और राजेंद्र चोल के साथ में। पराजित किसको किया? कल्याणी के चालुक्य जयसिंह द्वितीय को पराजित किया। एक महत्वपूर्ण शासक बचा भी उसके साथ में, कौन? विद्याधर, चंदेल शासक विद्याधर। ये 3-4 बड़े शासक थे ना उसके समय के। अब विद्याधर ने, ये कहानी और है यहां पर, विद्याधर ने भोज परमार पर आक्रमण किया। तो अब गांगेय देव का क्या दायित्व बनता है? इधर से लड़े, भोज की तरफ से लड़े, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो चाहता था कि उसके दुश्मन धीरे धीरे कम हो। तो भोज परमार का सहयोग लिया है। भोज तो उसको पता है कि भोज तो मेरे से बड़ा है। अब विद्याधर यदि भोज पर आक्रमण कर रहा है और भोज को हरा देता है तो बिना लड़े ही मेरा एक शत्रु कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लिखेंगे आगे। विद्याधर ने भोज परमार पर आक्रमण किया, तब गांगेय देव ने वहां सैनिक सहायता नहीं भेजी। परिणाम स्वरूप राजा भोज ने गांगेय देव पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। गांगेय देव दोनों से पराजित हुआ। पहले पड़ा अपने भोज परमार से भी और विद्याधर से। ठीक, सैन्य अभियान हो गए। 2-3 सैन्य अभियान हमने पढ़ लिए। आगे लिखेंगे। महाराजाधिराज, हाँ इसी में है। महाराजाधिराज महामंडलेश्वर व परमेश्वर की उपाधि धारण की। अब यहां से थोड़ा सा धार्मिक परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो भी शासक थे शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन इनकी जो मुद्रा है उसमें लक्ष्मी की आकृति लगती है। लक्ष्मी किस धर्म का प्रतीक है? वैष्णव धर्म। ठीक, यहाँ क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांगेय देव की लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। क्लियर हो गया? किसके बारे में पढ़ा अपन ने? गांगेय देव 1019 से 1040, 2 महत्वपूर्ण समकालीन शासक भोज परमार और चंदेल शासक विद्याधर, दोनों से ये पराजित हुआ। खैरा अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इसने विक्रमादित्य की
उपाधि धारण की और ये शैव मतानुयायी था। भोज के साथ में भोज और चोल शासक राजेंद्र प्रथम के साथ संगठन बनाकर इसने वातापी या कल्याणी के चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय को पराजित किया। और जब विद्याधर ने भोज पर आक्रमण किया तब इसने सैनिक सहायता नहीं दी, इस कारण भोज इनसे नाराज हुआ और भोज से भी ये पराजित हुआ था। यह इसके बीच में हमारे 2-3 शासक यहाँ पर छूट गए थे, 2-2 3-3 लाइन लिख ही लेते हैं उनके विषय में। ये इसके बाद से गांगेय देव के बीच में 2-3 शासक छूटे हैं। तो एक है इसमें लक्ष्मण राज, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम लिखेंगे लक्ष्मण राज। उड़ीसा पर आक्रमण किया था इसने, लक्ष्मण राज ने। लक्ष्मण नाग और कालिया नाग आभूषण प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन बन सकता है। लक्ष्मण राज ने कहां से? उड़ीसा से या कलिंग से जो है वो कालिया नाग आभूषण प्राप्त किया था और सोमनाथ में दान किया था इसने। सोमनाथ में दान किया था। सोमनाथ में दान किया था। इसके बाद एक और शासक पढ़ेंगे यहाँ पर लक्ष्मण देव के बाद, और वो है युवराज द्वितीय। वंशावली हमें याद करने की जरूरत नहीं है पूरी की पूरी, बस ये यहाँ पे लक्ष्मण राज हमें इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि इसने उड़ीसा पर आक्रमण करके कालिया नाग आभूषण प्राप्त किया था और ये दिया कहाँ पे? सोमनाथ में इसने दान किया था। इसी प्रकार युवराज द्वितीय, इसके विषय में सिर्फ इतना सा, मुंज का आक्रमण हुआ था युवराज द्वितीय के समय में। मुंज, वाकपति मुंज का आक्रमण हुआ था और त्रिपुरी पर कब्जा कर युवराज द्वितीय की हत्या कर दी थी। कोई महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी लिख लिए। एक और शासक हम पढ़ेंगे, कर्ण या लक्ष्मीकर्ण। कर्ण या लक्ष्मीकर्ण, क्या जानकारी है प्रिया? आपको कुछ जानकारी है इनके विषय में? कर्ण या लक्ष्मीकर्ण के विषय में? तो इन्होंने अलीवाड़ के चालुक्य भीमप्रथम हाँ। और भीमप्रथम के साथ मिलकर परमार राजा भोज को हटाया था। गुड। कर्ण या लक्ष्मीकर्ण। अब देखो भोज जो है वो हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था, ये तो पढ़ा अपन। हमेशा युद्ध में ही व्यस्त रहा, कभी विद्याधर से लड़ रहा है, कभी कलचुरियों से लड़ रहा है, कभी गुज्जर प्रतिहारों से लड़ रहा है, वो हमेशा युद्ध में व्यस्त रहा, प्रतापी शासक था। अब ये भी है कि लक्ष्मीकर्ण का जो पिता है गांगेय देव, इसको भी भोज परमार ने पराजित किया था। अभी अपन ने पढ़ा कि इन्हीं के वंशज मुंज परमार ने भी किसको? युवराज द्वितीय को की हत्या कर दी थी। तो ये ढेर सारी बातें घटी थी, तो मतलब रंजिश तो थी इनकी परमारों से, और हमेशा हमेशा के लिए इसे खत्म करना था, तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करें। तो लिखेंगे कर्ण या लक्ष्मीकर्ण 1041 से 1042 ईस्वी तक शासन है इसका, नहीं 1072 तक शासन। गांगेय देव का उत्तराधिकारी, गांगेय देव का उत्तराधिकारी, गांगेय देव का उत्तराधिकारी, गांगेय देव का उत्तराधिकारी चोल, पांडे व कुंतल राज्य पर हमला किया। चोल, पांडे, कुंतल राज्य पर हमला किया, मतलब दक्षिण भारत में विजय अभियान चलाया इसके द्वारा। कर्ण ने कलिंग विजय की,
कर्ण ने, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलिंग विजय की। और कौन सी? कलिंगाधिपति, कलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। कलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे उज्जैनी भुजंग किसे कहा गया है और कलिंगाधिपति की उपाधि किसकी थी? तो किसकी कलिंगाधिपति उपाधि? कर्ण या लक्ष्मी कर्ण। पाल शासक, पाल शासक, पाल शासक किस धर्म के अनुयायी? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के अनुयायी। देखो बौद्ध धर्म के अनुयायी शासकों में सम्राट अशोक, सम्राट अशोक के बाद कनिष्क, कनिष्क के बाद हर्षवर्धन, हर्षवर्धन भी शैव मत अनुयायी था लेकिन बौद्ध धर्म को मान्यता देता था। और इसके बाद में यदि कोई वंश है जिसने बौद्ध धर्म को बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया तो वो है पाल शासक, बंगाल के पाल शासक। तो पाल शासक विग्रहराज तृतीय को, विग्रहराज तृतीय को पराजित किया, पराजित किया व बौद्ध मठों में तोड़फोड़ की, तोड़फोड़। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। किस शासक ने बौद्ध मठों में तोड़फोड़ की? तो वो है कर्ण या लक्ष्मी कर्ण। बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया था। चंदेल शासक, चंदेल शासक देववर्मन, देववर्मन को पराजित किया। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब एक ही शासक उसके सामने बचा है और वो कौन है? राजा भोज, राजा भोज। विल्हन ने, विल्हन ने कर्ण या लक्ष्मी कर्ण को भारत का हिंदू नेपोलियन कहा जाता है, या इसे हिंदू नेपोलियन कहा है। ये भारत का शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। विल्हन ने जो लिखा है तो उसमें क्या कहा है? इसे हिंदू नेपोलियन कहा है, हिंदू नेपोलियन कहा है। किस किस को पराजित किया इसने? तो पाल शासक विग्रहराज, चंदेल शासक देववर्मन व कीर्तवर्मन, दो तीन उसी का नाम है। परमार शासक भोज व उदयादित्य, भोज व उदयादित्य। कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम, बनारस में कर्ण मेरु नामक स्थान पर कर्ण मेरु नामक स्थान पर शैव मंदिर बनाए, शैव मंदिर बनाए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बनारस में, बनारस में कौन सा? कर्ण मेरु, कर्ण मेरु शैव मंदिर, शैव मंदिर किसने बनाया? लक्ष्मी कर्ण। कुल मिलाकर ये शैव धर्म का अनुयायी था और बौद्ध मठों को तोड़ा था इसने बहुत जगह। चाहे अमरकंटक में जितने भी शैव मंदिर मिलेंगे वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? इसी के द्वारा बनाए गए। लिखेंगे इसे। त्रिपुरी के निकट कर्णावती नगर बसाया,
कर्णावती नगर बसाया। अमरकंटक में मंदिर बनवाए। अमरकंटक में मंदिर बनवाए। हूणवंशी, हूणवंशी, हूण कहाँ पे थे ये? हूणवंशी, हूणवंशी आवल देवी, आवल देवी से विवाह किया। कोई बता सकता है क्या हूण कहाँ पर थे? अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया था मैंने। इंदौर में हूण मंडल, इंदौर की जो हूणों की एक छोटी सी शाखा थी जिसे हूण मंडल कहते हैं, उसके ऊपर उन्होंने उसकी जो आवल्य देवी है उससे विवाह किया था। विद्यापति, और विल्हन इसके दरबार में रहे हैं। ये दो विद्वान विद्यापति और विल्हन, तो इसलिए तो विल्हन ने इसे क्या बोला है? हिंदू नेपोलियन बोला है, हिंदू नेपोलियन बोला है। तो विद्यापति और विल्हन ये दो विद्वान इसके दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन सही जोड़ी में इधर उधर बन सकता है। तो कर्ण या लक्ष्मीकर्ण गांगेय का उत्तराधिकारी, कलचुरी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, चोल पांड्य कुंतल राज पर हमला किया, शैव अनुयायी था, कलिंग विजय प्राप्त की और कलिंगाधिपति त्रिलंगाधिपति आदि की उपाधि धारण की, पाल शासक विग्रहराज तृतीय को पराजित किया और बौद्ध मठों को नष्ट किया। विल्हन ने इसे हिंदू नेपोलियन कहा है। चंदेल शासक देववर्मन कीर्तिवर्मन को पराजित किया। परमार शासक भोज उदयादित्य को पराजित किया। गुजरात के चालुक्य शासक भीम प्रथम को पराजित किया। विजय अभियान इसके लंबे थे। ये बोला जाता है कि कलचुरी शासकों को दो भागों में बांट दिया जाए, तो एक लक्ष्मीकर्ण के पूर्वज और एक तरफ लक्ष्मीकर्ण, तो दोनों के विजय अभियानों में ये सबसे आगे था। इतना साम्राज्य का विस्तार लक्ष्मीकर्ण ने किया था। इसके बाद में यशकर्ण, अब समाप्ति की ओर हमारा यशकर्ण। कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है इनके नाम से। 1073 से 1123 तक शासन, 1123 तक शासन, और यहीं से इनका पतन शुरू, यहीं से पतन शुरू। गढ़वाल शासक, कोई एक आध शासक का नाम था गढ़वाल शासक कौन? जयचंद, और वो तो उतना महत्वपूर्ण शासक नहीं था जयचंद। गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय लक्ष्मीधर वाला गोविंद तृतीय है ना, तो लिखेंगे गोविंद चंद्र या गोविंद तृतीय ने, गोविंद चंद्र लिख लो और बेहतर है। गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र ने आक्रमण कर आधा राज्य हड़प लिया। यशकर्ण के बाद गयाकर्ण, गयाकर्ण, गया मतलब गया खत्म, गयाकर्ण, और गयाकर्ण के बाद में विजय सिंह अंतिम शासक, विजय सिंह अंतिम शासक। चंदेल शासक त्रिलोक्य वर्मन ने, त्रिलोक्य वर्मन ने आक्रमण कर इस वंश को समाप्त कर दिया, इस वंश को समाप्त कर दिया।
कर्ण या लक्ष्मी कर्ण की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? भोज को पराजित करने की, है ना? ये भोज इसमें मारा गया। तो आज हमने कलचुरी वंश पढ़ा। कलचुरी वंश की दो शाखाएं, एक माहिष्मती शाखा और त्रिपुरी की शाखा। माहिष्मती शाखा का संस्थापक कृष्णरथ, माहिष्मती शाखा का संस्थापक कृष्णरथ, और त्रिपुरी की कलचुरी शाखा का जो संस्थापक है वो है कोक्कर प्रथम, लेकिन उससे पहले वामराज का भी कहीं पर उल्लेख मिलता है। महत्वपूर्ण शासकों में अपन ने पढ़ा गांगेय देव और लक्ष्मी कर्ण, और अंतिम शासक विजय सिंह। किसने अधिकार किया इनके ऊपर? चंदेल शासक, उसका नाम भी है त्रिलोक, जबकि वो अंतिम शासक है उसका भी कोई बड़ा उल्लेख नहीं है। तो कल जो है हम महत्वपूर्ण वंश पढ़ेंगे, और मध्य प्रदेश से हम चलेंगे अब बंगाल, और बंगाल के दो वंश हमें पढ़ना है, पाल और सिंह। तो मिलते हैं कल ऐसे ही बेहतर क्लास के साथ में। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।